नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। यह टॉपिक आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का आप सभी के लिए होने वाला है। बहुत ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। और अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना जो फैसला था वो सुना दिया है। अब इधर आप लोग काफ़ी पैनिक में थे कि ये क्या करें हम, ये 3 इयर्स जो प्रैक्टिस की बात हो रही है, अभी तक उस पर कन्फर्मेशन कुछ नहीं आया है। तो देखिए, अब वो जजमेंट आ चुका है और यह सभी पर लागू भी होता है। तो कंपटीशन बराबर है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। आप तैयारी कीजिए, अपनी कंसिस्टेंसी रखिए, आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से, सब समय निकल जाता है। 3 साल का समय है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। देखिए, जो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात होती है ना, तो यहाँ पर सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ ही हमें कवर नहीं करना होगा, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है उसे भी इसके साथ को रिलेट करके हमें पढ़ना होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा भी जाता है मदर ऑफ ऑल लॉज, ठीक है। एक तरह से ये माँ की भूमिका में है संविधान जो है। और संविधान के जो स्पिरिट हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे अलग होकर कोई भी कानून हमारे देश में नहीं बनाया जा सकता है। संविधान एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है। तो आज इसी संविधान और जो न्यू क्रिमिनल लॉ हमारा है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दोनों को रिलेट करके हम लोग देखेंगे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स क्या होते हैं। तो BNSS में कहा गया है, BNSS एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड सर्टेन राइट्स फॉर अरेस्टेड पर्सन्स। जो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति होते हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनके अधिकार की बात करता है हमारे देश का संविधान और नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब वह कौन कौन से अधिकार हैं, वह कौन कौन से राइट्स हैं जो कि अरेस्टेड पर्सन को दिए गए हैं, उनके लिए हैं। तो पहला अधिकार है राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जो जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसे यह जानने का अधिकार है कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, उसकी अरेस्टिंग क्यों हो रही है, उसकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, यह जानने का अधिकार है। और यह बात कहा गया आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 के तहत। आर्टिकल 20, जहाँ आर्टिकल की बात आती है, यानी कि मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 22, ठीक है, अनुच्छेद 22 के क्लॉज 1 में, आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में यह बात कहा गया है। हमारे भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल में यह बात कहा गया है। साथ ही कुछ सेक्शंस हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके कुछ सेक्शन 47, 48, 55, ठीक है, 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 47, 48, 55 और साथ में आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह बात करता है एक्यूज के अधिकार की बात करता है। कौन से अधिकार? तो राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आखिर गिरफ्तारी का क्या ग्राउंड है, किस वजह से गिरफ्तारी की जा रही है, यह एक एक्यूज को जानने का अधिकार हमारे देश के संविधान ने दिया है, हमारे देश के संविधान ने दिया है। और आर्टिकल है देश के संविधान ने कहाँ दिया, तो आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में दिया है। साथ में सेक्शन 47, 48 और 55 ऑफ BNSS। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्म्ड राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। संविधान ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से वर्णित किया है, यह लिखा है, क्योंकि हमारा संविधान एक क्या है, यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ड्राफ्टिंग हुई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें लिखा गया है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में। और यह कहाँ लिखा गया है, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कहाँ लिखा गया है, यह लिखा गया है आर्टिकल 22 के क्लॉज 1।
आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1, इसमें आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। किसको राइट है? तो एक्यूज्ड को राइट है। इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड, क्या कहता है यह क्या कहता है? यह अधिकार क्या कहता है? तो यह कहता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। उसको यह जानने का अधिकार है, जैसे ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, पुलिस उसको अरेस्टिंग करने आती है, तो पुलिस ऐसे ही उसको डिटेन करके, यानी कि अपने कब्जे में नहीं रख सकती, अपने कस्टडी में नहीं ले सकती है, जब तक कि पुलिस उसे बताएगी नहीं कि उसकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। यह संविधान में लिखा हुआ है। और संविधान के विपरीत कोई भी काम करे, चाहे वो न्यायालय ही क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स ही क्यों ना हो, वह गैर कानूनी कहलाता है। उसे आप चुनौती न्यायालय में दे सकते हैं, क्योंकि यह बात करता है आपके फंडामेंटल राइट की बात करता है, आपके मौलिक अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 22 आपके मौलिक अधिकार की बात करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको कस्टडी में, देखिए साफ लिखा है नो पर्सन, देखिए नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। किस बात की इंफॉर्मेशन देनी है? किस बात की सूचना देनी है? अरे यही तो बताना है कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। यह बिना बताए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। यह आपका मौलिक अधिकार है, यह आपका मौलिक अधिकार है। संविधान ने दिया हुआ है कि आखिर किस ग्राउंड पर आपकी अरेस्टिंग हो रही है, यही बात कहता है आर्टिकल 22 का क्लॉज 1। इन द सेम मैनर, ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से यह बात संविधान के आर्टिकल 22 में कहा गया है, ठीक उसी तरीके से यह बात कहा गया है सेक्शन 47 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। इसके तहत कहा गया है कि इट मैंडेट्स दैट द अरेस्टिंग ऑफिसर इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एज वेल एज देयर राइट टू बेल। सेक्शन 47 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का BNSS, वह एक कदम और आगे बढ़ गया। यह कहता है कि जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, जो पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तारी के लिए आया है एक्यूज्ड की गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस ऑफिशियल आए हैं, वह जो एक्यूज्ड है उसको यह तो बताएंगे ही कि तुम्हारी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, साथ में वह आपके जमानत के अधिकार के बारे में भी आपको बताएंगे कि आपको बेल कैसे लेना है। ठीक है, यह बात भी कहा गया है। आप पढ़िए सेक्शन 47 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऐसे ही तो पढ़ना होगा आपको। रिलेट कीजिए आर्टिकल 22। अभी मैं मेरे लेक्चर्स को देखते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रखिए बुक सामने और बेयर एक्ट रखिए BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो CRPC को रिप्लेस करके आया है। रखिए उसका सेक्शन निकालिए, सेक्शन 47। देखिए कि सर कहीं गलत तो नहीं कुछ पढ़ा दिए हैं, तो चेक भी कीजिए, देखिए भी, और ऐसे पढ़िएगा तभी कुछ आपको समझ में आएगा। सेक्शन 47 की तो हमने बात कर ली। सेक्शन 48 क्या कहता है? अभी हमने आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और सेक्शन 47 की बात की, क्या जो बात करता है राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो हमने पढ़ लिया। अब सेक्शन 48 क्या कहता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 48 प्रोवाइड्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट एंड प्लेस वेयर अरेस्टेड पर्सन इज केप्ट। सेक्शन 48 जो है वह किस चीज की बात करता है? तो इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट की बात करता है। किसके? तो एक्यूज के। एक्यूज की जो गिरफ्तारी हो रही है उसकी सूचना तो किसी को दी जाएगी कि कहीं भी एक्यूज को पकड़ के कहीं भी उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। आखिर संविधान भी तो कुछ है, कानून भी तो कुछ है, तो आखिर किसे बताया जाएगा? यही बात कहा गया। ऐसे थोड़ी ना कि पुलिस किसी के घर पहुंची, पकड़ के उठा के ले गई। होता है, ऐसा होता है, तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। यही बात सेक्शन 48 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहता है। सेक्शन 48 कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट एंड प्लेस वेयर अरेस्टेड पर्सन इज केप्ट। उसके जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है उसकी सूचना देनी है, उसके घर वालों को देनी है सूचना, उसके जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है। अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है तो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको पुलिस ऑफिशियल्स, वो जो आया हुआ है मुझे गिरफ्तार करने के लिए, वो कंसर्न पुलिस ऑफिशियल, जो पुलिस वाले आए हैं मुझे गिरफ्तारी करने के लिए, मुझे अरेस्ट करने आए हैं, वह मेरे घर वालों को बताएंगे कि आपके परिवार के इस सदस्य को हम गिरफ्तार कर रहे हैं और उन्हें इस जगह पर
हम गिरफ्तार करके रखेंगे। यही बात कहता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 बात करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी की बात करता है कि गिरफ्तारी की जा रही है इसकी सूचना देगा, और साथ में गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाएगा इस बात की सूचना देगा। किसको देगा? तो देखिए, टू द रिलेटिव, जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, या दोस्तों या दोस्त हैं उसके उनको, या पड़ोसी हैं उनको भी। पड़ोसी कहाँ इंक्लूड हो गए? एनी अदर पर्सन नेम्ड बाई हिम। हिम स्टैंड्स फॉर, हिम का मतलब यहाँ क्या है? एक्यूज्ड है। मान लीजिए घर वाले नहीं हैं, या वो व्यक्ति कहीं बाहर रहता है, वो कहीं बाहर रहता है, अकेला रहता है, तो उसके पड़ोसी में उसका कोई मित्र होगा, कोई साथी होगा, कोई जानने वाला होगा, उसको सूचना दिया जाएगा। या वो कहेगा कि यह व्यक्ति है, इनको भी आप जानकारी दीजिए, मेरा कजिन है, मेरा भाई है, मेरे चाचा हैं, इनको भी आप बताइए। साथ ही इस बात की सूचना किसको दी जाएगी? तो इस बात की सूचना दी जाएगी टू दी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। एक पुलिस ऑफिसर होंगे, हर जिले में एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होंगे, यानी उनका काम ही होगा कि उनको सूचना देनी है। किसे सूचना देनी है? उस पुलिस वाले को सूचना देनी है जिसने गिरफ्तारी करी है, वह सूचना देगा इन पुलिस ऑफिसर को, जो कि इस बात के लिए अधिकृत है। उनके पास पूरा एक लिस्ट रहेगा किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी पूरी सूचना रहती है, उनका डिटेल रहता है, ताकि अगर किसी स्थिति में घर वालों तक यह सूचना नहीं मिलती है, मान लीजिए मेरी गिरफ्तारी हुई है, मेरी गिरफ्तारी की गई है और मेरे घर वालों को सूचना नहीं मिलती है, और बाद में पता चलता है उन्हें, बाद में पता चलता है कि मेरी गिरफ्तारी हुई है, तो वो इसकी जानकारी उनको कहाँ से मिलेगी? तो यही डेजिग्नेटेड जो पुलिस ऑफिसर जिले में होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होंगे, इनके पास से सूचना मिलेगी, जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो सेक्शन 48 यही तो बात कहता है, इंफॉर्मेशन की बात करता है, सूचना की बात करता है। इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट? तो इंफॉर्मेशन अरेस्ट की, अरेस्ट के इंफॉर्मेशन की बात करता है, और प्लेस की बात करता है। कौन से प्लेस? तो वेयर अरेस्टेड पर्सन इज केप्ट, जहाँ की जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसको जिस जगह पे रखा गया है उस जगह की जानकारी भी देनी होगी, उस जगह की जानकारी भी देनी होगी, और गिरफ्तारी की जा रही है यह भी बताना होगा। ग्राउंड तो बता दिया, गिरफ्तार करने का ग्राउंड तो बता दिया, सेक्शन 47 में बता दिया, ठीक है, और आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में भी बता दिया संविधान के। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीज ऑन बेल, बताना होगा जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसको यह बताया जाए कि आप जमानत भी आप ले सकते हैं, उसके जमानत के अधिकार की बात उसे बताई जाएगी, उसे बताया जाएगा कि आप बेल पे भी रिलीज हो सकते हैं, जमानत पे आपको छोड़ा जा सकता है। ये सेक्शन 47 का सबसेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 47 का सबसेक्शन 2 कहता है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद क्या होगा? गिरफ्तारी भी हो गई, बेल की बात भी हो गई, फिर क्या? उसे कहीं भी पकड़ के रख दिए, उसके बाद आगे का प्रक्रिया क्या होगा? तो प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट, जैसे उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उसमें पुलिस ऑफिशियल का फिर एक और काम होता है। काम क्या होता है? उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना है। किसके समक्ष, किसके सामने प्रोड्यूस करना है? तो प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट, बिफोर मैजिस्ट्रेट कब तक? तो विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। यह बात कहता है आर्टिकल 22 का क्लॉज 2। आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 कहता है, इस बात को कहता है, ठीक है, किसका? तो संविधान का। संविधान का आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 इस बात को कहता है। साथ में सेक्शन 57, 58, 78 साथ में देख लीजिए, साथ में सेक्शन 57, 58, 78 एंड 187 ऑफ BNSS। आर्टिकल 22 तो बात कहता ही है, बात तो कहता ही प्रोडक्शन की बात कहता है। किसकी बात कहता है? यह बात करता है प्रोडक्शन की बात करता है। प्रोडक्शन किसका? प्रोडक्शन तो एक्यूज, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो एक्यूज है, उसको प्रोड्यूस करना है। किसके सामने प्रोड्यूस करना है? किसके सामने उसे लाना है? तो लाना है बिफोर मैजिस्ट्रेट, विदाउट डिले, बिना देरी के लाना है, ठीक है, बिना देरी के लाना है। और कब तक लाना है? तो विद इन 24 आवर्स ऑफ इट, उसकी गिरफ्तारी के जैसे ही गिरफ्तारी होती है उसके 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और यह बात कहाँ कहा गया? तो यह बात कहा गया आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 का क्लॉज 2, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 22 क्लॉज 2 कहता है, क्या कहता है? कहता है प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, वह भी इस बात को कहते हैं। वह कौन से? सेक्शन 57, 58, 78 एंड 187, यह 4 सेक्शंस हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी कुछ अधिकार हैं क्या? एक्यूज,
जब हम बात कर रहे हैं एक्यूज के अधिकार की, तो और भी कुछ अधिकार हैं कि बस उसकी गिरफ्तारी ही होती रहेगी। तो अधिकार है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, वकील साहब से यह कंसल्ट कर सकते हैं, अधिकार है ना भाई। यही तो बात कहता है आर्टिकल 22 का क्लॉज 1। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 बात करता है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, अपने वकील साहब से कंसल्ट करने का इन्हें अधिकार है। यह साथ में सेक्शन भी इसमें दिए हुए हैं बीएनएसएस के, सेक्शन 38 एंड सेक्शन 340 भी बात करता है। सेक्शन 38 एंड सेक्शन 340 भी बात करता है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर की बात हो गई। अच्छा, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें भी तो न्याय मिलना चाहिए। तो बिल्कुल मिलना चाहिए। संविधान बात करता है, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसी में इंक्लूड है राइट ऑफ फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड की बात होती है और फ्री लीगल एड आर्टिकल 21 में भी दिया हुआ है। आर्टिकल 21 में भी दिया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, साथ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A पहले से संविधान में नहीं था, इसे इंक्लूड किया 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 42वां संशोधन हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल 39A को इंक्लूड किया गया, जो कि बात करता है राइट ऑफ फ्री लीगल एड की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसको समाहित किया गया है, इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 39A, साथ में आर्टिकल 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 क्या है? फंडामेंटल राइट है। यह बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है, क्या उसे आप जेल में ही बंद करके रखेंगे? उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ गया? उसका जीने का अधिकार कहाँ गया? उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो कहाँ गई? जेल से बाहर तो आएगा, उसका बेल का भी तो अधिकार है, जमानत का भी तो अधिकार है। यही बात करता है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। साथ में आर्टिकल 39A, जिसकी अभी हमने बात की थी, कि यह बात करता है राइट ऑफ फ्री लीगल एड की बात करता है। क्या कहा गया है? तो इसमें आर्टिकल 39A कहता है इट मैंडेट्स फ्री दैट द स्टेट प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू इंश्योर इक्वल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। फ्री लीगल एड की बात करता है और इक्वल जस्टिस की बात करता है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A बात करता है इट मैंडेट्स फ्री लीगल एड द स्टेट प्रोवाइड। कौन फ्री लीगल एड देने का काम किसका है? तो यह काम है स्टेट का, राज्य का काम है। राज्य का काम है कि जो भी इनके नागरिक है उनको क्या हो? फ्री लीगल एड मिले। टू इंश्योर, क्यों मिले? टू इंश्योर इक्वल जस्टिस। अब कोई जो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपने लिए वकील साहब की फ़ी नहीं दे सकता है, तो क्या वह जेल के अंदर रहेगा? नहीं रहेगा। उसकी पर्सनल लिबर्टी कहाँ गई? तो आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और इसी को देखते हुए संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 39A को जोड़ दिया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जो कि बात करता है राइट ऑफ फ्री लीगल एड की बात करता है, जिसमें कि ये स्टेट इंश्योर करेगा। यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि जिन व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। क्यों? टू इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, टू इंश्योर फ्री लीगल एड, टू इंश्योर इक्वल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह जजमेंट यहाँ पर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इन खत्री वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जजमेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। इन खत्री वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? It was held that the constitutional obligation to provide free legal aid does not arise only when the trial commences, but when the accused is for the first time produced before a magistrate and also when he is remanded from time to time। बहुत बड़ी बात कही गई है कि यह जो बात हो रहा है फ्री लीगल एड का, यह जो बात हो रहा है फ्री लीगल एड का, सिर्फ सुनवाई जो मामले की होती है ना, वहाँ तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही एक्यूज की गिरफ्तारी होती है
और उसको फर्स्ट टाइम जो मैजिस्ट्रेट है उनके सामने उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो विदिन 24 आवर्स की बात कही थी मैंने, वहीं से उसका यह अधिकार शुरू हो जाता है फ्री लीगल एड का। भाई उसे तो वकील चाहिए ना, उसे एडवोकेट तो चाहिए, लॉयर तो चाहिए उनके बिहाफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे ही वह न्यायालय के समक्ष उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को लाया जाता है, उस एक्यूज को लाया जाता है, वहीं से उसका अधिकार शुरू हो जाता है फ्री लीगल एड का। फ्री लीगल एड का अधिकार वहीं से शुरू हो जाता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही न्यायालय में आया, कानूनी प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो गई, वहीं से उसका फ्री लीगल एड का जो राइट है वहाँ से वह कमेंस हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। और रिमांड भी जब उसका होता है एक्यूज का, समय समय पे जो पुलिस के द्वारा रिमांड पर लिया जाता है, पूछताछ के लिए होता है ना, पुलिस लेती है रिमांड पे, वहाँ भी इसका यह अधिकार बनता है रिमांड के वक्त भी, ठीक है। और साथ ही सेक्शन 341 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 341 भी कहता है BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, इट प्रोवाइड्स फॉर द लीगल एड टू द एक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट इन सेशंस ट्रायल। सेशंस ट्रायल के मामले में भी कहता है, साथ ही अन्य ट्रायल यानी मैजिस्ट्रेट ट्रायल जो होते हैं या और भी किसी कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है, तो वहाँ भी सेक्शन 341 ऑफ BNSS बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है, लीगल एड की बात करता है, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ है क्या अधिकार? तो है ना, बिल्कुल है। राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट टू बी एग्जामिन बाय दी मेडिकल प्रैक्टिशनर, यह कहाँ बात करता है? आखिर जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी है उसे अधिकार है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनके द्वारा उनका जांच हो, ठीक है। होता है मतलब उनका कंडीशन कैसा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पुलिस कस्टडी में उनके साथ मारपीट होता है, कस्टोडियल डेथ भी हुए हैं। कस्टोडियल डेथ का मतलब हुआ कि पुलिस जब अपने गिरफ्तार करके उसको अपने पास रखती है, अपनी कस्टडी में रखती है, तो उनके साथ प्रताड़ना होता है, मारपीट होता है। तो यह सब चीज़ न हो, इसीलिए उनको यह अधिकार दिया गया है, राइट टू बी एग्जामिन, उनका जांच हो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, किसके द्वारा? तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। और यह कहाँ है? सेक्शन 51, 53 एंड 56 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 51, 53 एंड 56 के तहत यह अधिकार दिया गया है एक्यूज्ड को। और एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इन शीला वर्से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन शीला वर्से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट accused person must be informed by magistrate about his right to be medically examined। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, शीला वर्से के मामले में, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्यूज पर्सन है ना, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसे मैजिस्ट्रेट के द्वारा बताना होगा या इन्फॉर्म करना होगा कि आपको अधिकार है कि आप अपना मेडिकली एग्जामिन अपना करवा सकते हैं, ठीक है। यह भी दिया हुआ है, एक्यूज्ड के राइट में इंक्लूड किया गया है। अच्छा, एक जजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, ये खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को लेकर एक मेरे पास और भी एक डिटेल है, जिसमें कि थोड़ा सा हम लोग इसको इन डेप्थ थोड़ा सा देखते हैं। इन खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यह एक और नाम से पॉपुलर है, यह है भागलपुर ब्लाइंडिंग केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर। देखिए, कस्टोडियल टॉर्चर की मैंने बात की, कस्टोडियल टॉर्चर एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, particularly the right to life and personal liberty. The case involved the blinding of several under trial prisoners in Bhagalpur Central Jail by police official. The court found the state liable for the police action and ordered the state to provide compensation to the victim. Additionally, the court highlighted the constitutional mandate for the state to provide free legal aid to the accused person and directed all courts to appraise accused individuals of their right to free legal aid। देखिए, फ्री लीगल एड की बात कही थी ना हमने, और एक केस डिस्कस किया था, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यह केस पॉपुलरली जाना जाता है आपको भागलपुर ब्लाइंडिंग केस।
भागलपुर बिहार में है, एक जिला है भागलपुर। ब्लाइंडिंग केस, इसमें क्या हुआ था कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, जो जेल में थे, सेंट्रल जेल, जो भागलपुर का जो सेंट्रल जेल है, उसमें जो प्रिजनर्स थे उनको अंधा कर दिया गया था। ठीक है, तो यह बात जब कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया भागलपुर सेंट्रल जेल का, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, और फटकार लगाते हुए जिन एक्यूज के साथ यह इस तरह का व्यवहार किया गया, उन्हें अंधा कर दिया गया, ब्लाइंड कर दिया गया, उनको कंपनसेशन दिया गया। हालांकि ये बहुत बड़ी प्रताड़ना थी, अमानवीय। ठीक है, तो यह मामला जब गया तो उनको कंपनसेशन भी दिया गया, साथ में उनके लीगल एड, फ्री लीगल एड की बात कही गई कि भाई ये लोग तो ऐसे इनको प्रताड़ित किया गया है, अब इनको जेल से कैसे बाहर लाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे जो गरीब थे, उनका पैसा नहीं था, जिस कारण वह सेंट्रल जेल में पड़े हुए थे सालों से, मारपीट, उनके साथ अत्याचार होता था, अंधा कर दिया गया। तो स्टेट को डायरेक्शन दिया गया, स्टेट ऑफ बिहार को डायरेक्शन दिया गया और कहा गया कि, और एक गाइडलाइन भी दिया गया सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, इंक्लूडिंग पटना हाई कोर्ट, सबको डायरेक्शन दिया गया कि जो यह अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हुए उनके रिलीज की बात हो, वह जेल से बाहर आए। तो दोस्तों, आज का यह पूरा लेक्चर मैंने जो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, यानी राइट्स ऑफ एक्यूज की जो बात इसमें की गई है, उसको मैंने कवर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए लॉ स्टूडेंट, या फिर आप एडवोकेट हैं या जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट हैं, तो यह टॉपिक आपको अच्छे से समझना चाहिए। पूरे ध्यान से पूरे लेक्चर को मुझे लगता है आपने देखा होगा, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।